देखिए, दिल्ली की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, आज के चुनाव को मैं शुरू इस ढंग से करता हूं कि चुनाव तो 2014-15 में भी हम लोगों ने देखे, चाहे केंद्र का चुनाव था मोदी जी का, चाहे हरियाणा का चुनाव था हमारा, फिर दिल्ली का चुनाव आया। एक बात तो कॉमन थी उस समय सब में कि कांग्रेस की सरकार, निकम्मी सरकार को हमने सबने भगाना था, और उस मायने में चाहे केंद्र में मोदी जी को हम लाए और एक अच्छी सरकार 5 साल चली, हमने देखी, दोबारा से रिपीट हो गए। और वैसे ही हरियाणा में भी एक पलटा उस समय कांग्रेस की सरकार को धक्का मारा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में शासन करने का मौका मिला, और एक बड़े सामान्य कार्यकर्ता मेरे जैसे को मुख्यमंत्री का वहां दायित्व दिया। मैं आभारी हूं हरियाणा के लोगों का भी और आप सब लोगों का भी, उनका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं। हमने भी जनहित में पर्याप्त काम किए, जनता को अपना परिवार मान करके काम किया कि मेरा अपना परिवार है, इस परिवार की जैसे सेवा की जाती है वैसे आगे पीछे नहीं देखा, सेवा की है। भाई जरा माइक बंद करा दो, ये पीछे का माइक बंद करा दो, बटन दबाएंगे, बंद तो करो, परसों आएगी बारी। दूसरी पार्टी है जी? नहीं, अपने ही है, अपने ही है, दूसरी पार्टी वाले की हिम्मत नहीं हो सकती है ऐसे, यहां हमारे बीच में आके दूसरी पार्टी का बोल जाए, कैसे हिम्मत होगी। इसलिए भाई बहनों, दोनों जगह परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो दिल्ली में भी हुआ। इसलिए दिल्ली की जनता ने भी कांग्रेस के शासन से त्रस्त होकर के एक बीड़ा उठाया कि सरकार बदल नहीं है। अब की बार होएगा जी, पक्का होगा। सुनिए, पहले तो पिछली बार की सुन लो। पिछली बार एक बहुत निर्भर वृत्ति का संत वो यहां आ गया, उसने आंदोलन को लीड किया। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो कि ना हो, मैं किन की बात कर रहा हूं? अन्ना हजारे की। अब विषय तो वही था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, कांग्रेस के शासन को खत्म करना, लेकिन इस सारे काम करने में अन्ना हजारे की पीठ पर ऐसा एक मदारी चढ़ के कंधे पर बैठ जाएगा, ये अन्ना हजारे को भी पता नहीं था। वो भी धोखा खा गए, और जीतने के बाद आप देखो, सबसे पहले अगर धक्का मारा इसने तो किसको मारा? अन्ना हजारे को। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो हमारा आपका जनता का क्या होगा? तो इसलिए अन्ना हजारे बहुत एक निर्मल संत के वृत्ति के संत, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं। अन्ना हजारे को मैं 1981 में, उनका जो आश्रम है रालेगण सिंधी गांव है महाराष्ट्र में, वहां मिलने के लिए मैं गया था। गांव की भरपूर सेवा करते हैं, मंदिर के पास अलग से उन्होंने एक आश्रम बना रखा, और उनकी एक कहानी आपको पता है कि नहीं है। वो सेना में थे पहले, और 6 लोगों की एक टुकड़ी अपने किसी मकसद के लिए जा रहे होंगे, जो ड्यूटी लगी होगी, अचानक एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मारे गए, अकेले अन्ना हजारे बचे। अन्ना हजारे को लगा कि 6 के 6 भी जा सकते थे, अगर बचा है तो जरूर भगवान ने कोई सामाजिक काम, देश का काम मेरे से लेना होगा, तब से वो समाज सेवा में लग गए। इस प्रकार के पवित्र आत्मा, उन्होंने अच्छा आंदोलन खड़ा किया। जन लोकपाल की बात है, लोकपाल की बात है, सारी बातें, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन केजरीवाल का जो मदारीपना है वो आपको देख लिया 5 साल। उस 5 साल में इसने कुल मिलाकर के सिवाय लोगों के बहकाने के और कुछ नहीं किया। सस्ती लोकप्रियता, लोगों को बहकाना, ये सब ये करता रहा, और जनता को एक झूठ जितना ज्यादा बोला जा सकता है, झूठ की फैक्ट्री में से जैसे कहते हैं ना झूठ निकलता है, ऐसा इस प्रकार का रेडियो झूठेस्तान जब कभी बोला करते थे, आज ये रेडियो गप्पेस्तान है, गप्पे मारता और कुछ नहीं। इन्हें कहा कि बिजली में मुफ्त दूंगा। आज किसी का भी बिजली का बिल उठा के देख लो, ठीक है, यूनिट के आगे तो शायद रेट नहीं लिखा हो, लेकिन अलग से एक कॉलम में लिखा हुआ आता है कि आपका फिक्स चार्ज इतने रुपए किलोवाट के हिसाब से, इतने रुपए मेगावाट के हिसाब से। चाहे वो नॉर्मल सामान्य घरेलू उपभोक्ता हो और चाहे इंडस्ट्री और कमर्शियल का हो, सबके ऊपर इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, और सिर्फ 5% लोगों को बहकाया इसने। आखिर जो लोग 200 यूनिट से ऊपर का बिल देते हैं उनके ऊपर वही रेट ऊपर ठोक दिया, और फिर इंडस्ट्री और कमर्शियल, क्या यूनिट है इंडस्ट्री का, कमर्शियल का? यहाँ
उसका 18 और 20 रुपए तक है, 16 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए। बिजली तो नेशनल लेवल पर एक ही रेट मिलती है सबको, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। हम आज भी हरियाणा में इंडस्ट्री को 8.5 रुपए यूनिट बिजली देते हैं, 8.5 रुपए। और एमएसएमई जिसका कनेक्शन 20 किलोवाट से छोटा है उसको 4 रुपए 75 पैसे देते हैं, 4 रुपए 75 पैसे। लोड मारते जी, तो लोड इतना। अभी बिजली के इतने हाई रेट करने के बाद ये कहां से निकलेंगे ये? आखिर जो प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में उसी को डलेगा। सामान जो है 1.5 गुना महंगा वो बिकेगा, कौन खरीदेगा? जनता ही खरीदेगी। वही गरीब जनता जिसको बहका करके कुछ लाभ दिया, एक जेब से ना निकाल के दूसरी जेब से निकाल लिया, एक साइड से कान नहीं पकड़ा दूसरी साइड से पकड़ लिया। तो इस प्रकार के बहकाने का काम इन्होंने कहा कि 5,000 नई डीटीसी की बसें हम देंगे। आरटीआई का एक उत्तर है मेरे पास, किसी ने भेजा, मुझे मिला है। 2015 में 4,700 कुछ बसें थी यहाँ की, और आज नवंबर 2019 में वो बसें घट के 3,700 रह गई, 1,000 बसें कम हुई है। 5,000 बसें खरीदने के बाद ये 4,700, 5,000, 9,700 होनी चाहिए थी, रह गई कितनी? 3,700। लॉलीपॉप दे दिया कि मैं मुफ्त यात्राएं कराऊंगा बहनों को, माताओं को। कुल मिलाकर के बसें ही नहीं है तो मुफ्त करा लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो इस प्रकार का एक ये गपोड़ संघ ये गप्पे मारता है। स्कूल खोलूंगा मैं 1,000, क्योंकि पहले से 1,000 स्कूल दिल्ली में है। 2.5 करोड़ की आबादी दिल्ली में, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ की आबादी है। ये ठीक है, गांव थोड़े ज्यादा हैं, हमारे 14,000 स्कूल हैं। 6,700 गांव के 7,000 निकाल दें, फिर भी शहरों में हमारे 7,000 स्कूल हैं। लेकिन यहां दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ आबादी के पीछे सिर्फ 1,000 स्कूल है। इन्होंने कहा हम 1,000 स्कूल और खोलेंगे। मात्र 27 नए स्कूल खोले हैं। 40 स्कूलों में कमरे बनवाए हैं, कमरे बनवा के, फर्श बनवा के, रंग रोगन पोत करा करके कि मैंने स्कूल बना दिए, खोल दिए। कमरों बढ़ाने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ता है। और आज नीति आयोग से बड़ी तो एजेंसी नहीं है हमारे पास। नीति आयोग तो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। नीति आयोग ने अपने एजुकेशन की रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा दिल्ली से आगे है। हम सारे 35 की 35 स्टेट में रैंकिंग देखें तो हरियाणा की रैंकिंग 16 नंबर पर है। हालांकि 16 से खुश नहीं है, हमारे से ऊपर 15 और है। लेकिन दिल्ली देखें तो 18वें नंबर पर, 2 नंबर पीछे हरियाणा से भी। और ये कहता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री आके बताया, मैं बता रहा हूं, मंच पर बता रहा हूं खड़े होके, क्योंकि हमको बोलने की आदत नहीं ज्यादा कि प्रचार करें। हम अगर पैसा खर्च करते हैं तो विकास पर खर्च करते हैं, इसकी तरह नहीं है कि 100 करोड़ काम पर खर्च किया, 200 करोड़ प्रचार पर खर्च कर दिया। ये ढंडोरा पीटने वाला आदमी, थोथा चना, क्या कहते हैं आगे, थोथा चना आगे तो ये थोथा चना है। इसलिए झूठ जितना चलना चल गया। जो कुछ इसने राज सत्ता के नाते से जनता के साथ खिलवाड़ करना था कर लिया। इन्होंने कहा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आपके इलाके में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं? पक्का इलाज वहां होता होगा, है ही नहीं तो इलाज क्या होगा? मित्रों, कैसी खिलवाड़ किया। मोदी जी ने घोषणा की कि हर गरीब परिवार का 5 लाख रुपए का मेडिकल का जो खर्च है ये सरकार देगी। मोदी ने घोषणा की, इसने लागू करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी का नाम हो जाए। अरे मोदी जी इस प्रकार से नहीं करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। सारे देश में कई लाख लोगों ने लाभ उठाया, हरियाणा में 90,000 लोगों ने लाभ उठाया उसका। 90,000 लोगों ने, जिनको ऑपरेशन है, बीमारियां हैं, जो खर्चे हैं वो इस योजना में से मिले। क्या है, दिल्ली की जनता को ये अधिकार नहीं था? तो दिल्ली जनता को इससे क्यों केजरीवाल ने वंचित रखा है? केवल सस्ती लोकप्रियता कि कहीं ये योजना का लाभ मोदी जी ना ले जाए। 1700 कॉलोनियों को नियमित करने का काम ये मोदी जी ने किया।
जब इनको कहा करनी है तो कह लेंगे मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं उसके नक्शे भी बना सकूं, मैं उसका कोई डाटा इकट्ठा कर सकूं। अरे आज का साइंस का युग है, सैटेलाइट से सारी चीजें हो जाती हैं। हम भी हरियाणा में करा रहे हैं, एक एक गांव, एक एक शहर, सारी जितनी एसेट्स हैं, जितनी प्रॉपर्टीज है, सबकी डिमार्केशन करा रहे हैं। और हमने तो गांव में शहरों के बराबर वहां का जो लाल डोरा है वो भी खत्म करके गांव में भी सबकी पक्की रजिस्ट्रा करानी शुरू कर दी है, ताकि गांव के मकान को भी जैसे शहर के मकान का उसको लोन मिलता है, गांव के मकान का भी लोन मिल जाए, उसको उसकी पक्की रजिस्ट्री हो जाए। छोड़ दिया, आखिर मोदी जी को अपने हाथ में लेना पड़ा। 1700 कॉलोनियों को आज उन्होंने रेगुलर करने की बात कही है, और 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान इन सिटू, जहां उसकी झोपड़ी है, जहां उसका कच्चा मकान है, वहीं उसको पक्का मकान मिलेगा। 2.5 लाख परिवारों ने अप्लाई कर दिया है, बाकी भी सब अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मकान तो हर किसी को चाहिए। इस योजना को दिल्ली में सरकार, प्रदेश सरकार को जो योगदान करना चाहिए था वो मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा तुम बेशक मना कर दो, हम केंद्र सरकार की ओर से जो योगदान करना वो पूरा काम करेंगे। हमारी जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस समय प्रदेश सरकार अपना हिस्सा दे करके उस काम को भी पूरा करेगी। तो कौन से काम किए इसने? अब ये बहुत आजकल चर्चा चलती है कि भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है, प्रदेश के मुद्दों की बात नहीं करती, लोगों के मुद्दे की बात नहीं करती। ये लोगों के मुद्दे है कि नहीं? पानी लोगों का मुद्दा है, शिक्षा लोगों का मुद्दा है, बसें लोगों का मुद्दा है, चिकित्सा आयुष्मान भारत ये लोगों का मुद्दा है। इसमें सब चीजों में फेल है। तो सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता। एक बार लग गया दाव जैसा लगा, लेकिन ये काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। इस बार फूकेगी हंडिया, इसकी फूकेगी ये आप जनता। क्योंकि मैं 10 दिन से देख रहा हूं दिल्ली का माहौल बदला है। दिल्ली का वो माहौल नहीं रहा जो कभी आज से 2 महीने पहले लोग कहते थे नहीं नहीं मुश्किल सा है। कांग्रेस मैदान छोड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस की इसकी तो मिली भगत पहले से चल रही है। जब इसने पहले भी सत्ता में आए तो कांग्रेस का सहारा लिया कि नहीं लिया? तो जैसे कांग्रेस का सहारा लिया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में एक दूसरे के सहयोगी है। कांग्रेस के लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। अब इस समय जनता उकता चुकी है इस शासन से, और जो जनता ने पहले बदल किया था 2015 में, वैसी मानसिकता दिल्ली की जनता की फिर से है कि ना तो ये जनता का भला किया, ना प्रदेश का भला किया, और ना देश के इंटरेस्ट में कुछ बोल रहा है, बल्कि देश के तो जिसको कहना चाहिए देश विरोधी गतियों में शामिल है। 317 लगा लो, 370 लगा लो। 370 जो 72 साल से कैंसर था, उसको हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी योजना बनाई कि किसी ने छू नहीं की। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद एक भी घटना आतंकवाद की आज तक नहीं हुई है, एक भी घटना नहीं हुई है। क्योंकि सबको डर लगता है कि अभी ये भारत का जो कानून है सब कानून वहां लागू हो गए हैं, नहीं तो हमारा देश का कानून ही लागू नहीं होता था। आज सब कानून वहां लागू होते हैं। तो आज वहां के जो दहशतगर्दी हैं वो सहम गए हैं कि अब इस देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और तो और जब पुलवामा में 42 सैनिक अपने शहीद हो गए, उग्रवादियों ने किए, मोदी जी ने उस समय सेना को छूट दी। क्या समय आपका, आप अपना तरीका ढूंढो किस स्थान पर क्या करना है, लेकिन इन उग्रवादियों को कुचलना है, बदला लेना है, और पूरी छूट दे दी उनको। और जब सेना ने पाकिस्तान में बालाकोट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकियों के ध्वस्त कर दिए ठिकाने, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार तो कहती है कि हाँ हमारा बड़ा नुकसान हो गया, यहां नुकसान करके गई है भारतीय सेना। लेकिन हमारा ये आज का जो मुख्यमंत्री, ये अपनी विधानसभा में क्या कहता है? ये कहता सबूत लाओ आपने किया कि नहीं किया। अरे सेना के काम का आप सबूत मांग रहे हो, इससे बड़ी और कोई घिनौनी बात नहीं हो सकती। ये राष्ट्रीय पाप है कि आप अपनी सेना का मनोबल कम करते हो। वो सेना जो बॉर्डर के ऊपर -25 डिग्री टेम्परेचर में
सियाचिन के इलाके में बर्फ जमती है 12 महीने, वहां देश की सीमाओं के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं। हम उन्हीं सेनाओं के कारण से इस देश के अंदर सुरक्षित हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को, और ये हिसाब पूछना चाहिए। आम आदमी के पार्टी के कोई नेता मिले, केजरीवाल मिले, सामान्य कार्यकर्ता भी मिले कि देश के साथ खिलवाड़ करोगे तो सहन नहीं होगा। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ करने वाला वो राजनीतिक मतभेद नहीं, वो राष्ट्र विरोधी काम करता है, ये अगले को बताना पड़ेगा। शाहीन बाग में नारे लगते हैं कि देश के टुकड़े कर देंगे, देश के होंगे टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आसाम को देश से अलग कर देंगे। वो शजील इमाम, उसको उठा करके उसने कैसा भाषण दिया, पकड़ के अंदर किया है, और उसको जाकर के ये सपोर्ट करते हैं कि हम इसका सपोर्ट करते हैं। देशद्रोहियों को, देश विरोधियों को सपोर्ट करना माने लोग तो उसको देशद्रोही तक कह देते हैं। मैं देशद्रोही तो नहीं कहता, कम से कम देश विरोधी तो है ही है। तो ऐसी अराजकता यहां फैलने नहीं देंगे। आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और ये सारे जितने भी बहकावे इसमें से बाहर निकल चुकी हैं। आप लोगों को अब सिर्फ 24 घंटे का समय प्रचार का शेष है। कल इस समय प्रचार शाम को बंद हो जाएगा। केवल एक दिन लोगों को समझाने की बात और रहेगी। इन 48 घंटे के बाद ड्यूटी सबने अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी समझ करके इसको पूरा करना है। अधिक से अधिक संख्या में आप वोट डलवाने के लिए वहां पहुंचे अपने अपने बूथ पर, और उसके लिए यहां जो सभा में लोग बैठे इतने नहीं, अपने मोहल्ले में, अपने बूथ में, अपने वार्ड में, जहां तक भी आपके संबंध है, जहां तक जानकारी है, हर एक के घर में जाओ, हर एक को समझाओ, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। यानी सामने वाले के विषय। अभी मैं एक सभा में कीर्तिनगर में था, मैंने उनको एक मौका दिया। मैंने कहा मैं भाषण नहीं करता, आप बताओ। एक आधा घंटा उनके 5-6 प्रश्नों के विषय आए, और 6 प्रश्नों के बाद वो सब कहते हैं कि अब आपको यहां बोलने की जरूरत नहीं है, और आप जो अगली सभा में जाओ, हमको सब पता है कि 5 साल में क्या खिलवाड़ हुए। लोग सब जानते हैं, केवल उनको एक दिशा में उस दिन थोड़ा विश्वास दिलाकर कि नहीं, ये सीट जनकपुरी ये तुम जीतेंगे ही। हमारे सूद आशीष सूद प्रदेश के बड़े नेता है, तो उस नाते से आशीष सूद को तुमको जिताना ही है। लेकिन अकेले आशीष सूद के जीतने से भी बात नहीं बनती है। 70 सीटों में से जब तक हम अधिकांश सीटें नहीं जीतेंगे तो अपना अगला जो बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है, तो वो बनानी है तो दिल्ली में जहां भी अपना कोई संपर्क का व्यक्ति है, रिश्तेदार है, चाहे वो मित्र है, दोस्त है, देखो भाई देखो देखो देखो, बहुत उत्साह में आ रहे हो। आशीष जी आइए आइए, आपका अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामना, विजयी भव। और खाली इसी सीट पर नहीं, आसपास की सीटों पर भी आइए। तो मैं ये कह रहा था कि हमको दिल्ली में बहुमत प्राप्त करके और अपना दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है। इसके लिए लोग हमको वोट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां से आशीष सूद हमारे विधायक बने, दिल्ली में भी हमारी सरकार बने। लेकिन उससे भी जब तक आप वोट मांगेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं गफलत हो जाएगी। बिना मांगे वोट देने के लिए भी कई बार वोटर भी आता नहीं है। जैसे हमारे परिवार के या हमारे रिश्तेदार के घर में कोई शादी होती है, लड़के की, लड़की की या लड़के की, हम 7 दिन शादी से पहले इंतजार करते हैं कि क्या होगा। शादी के घर से क्या आएगा? न्योता आएगा, कार्ड आएगा, हम फिर रिसेप्शन में जाएंगे, शादी में जाएंगे। और मान लो 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन रह जाए और न्योता ना आए, आखिरी दिन तक भी ना आए, तो हम शादी में जाते हैं? नहीं जाते। क्यों जाते हैं? क्या बताइए, क्यों नहीं जाते हैं? क्या होता है? मान सम्मान सम्मान नहीं होता, निरादर होता है।
कभी कभी वोटर के मन में भी ये बात होती है, 100% होती है। वोटर भी चाहता है कि मैं वोट देना चाहता हूं, लेकिन जब तक उसको पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक जाके उससे वोट नहीं मांगते, उसके मन में भी आता है, लो जी मेरे से वोट मांगा ही नहीं, बिना मांगे मैं क्यों दे के आऊं। आज ही ये हालत तो कल को ये क्या करेंगे। इसलिए हमको अगर हर एक का वोट लेना है तो पहले उसे वोट मांगना भी, वोट मांगना जरूर है, और मांगना भी अपने घर से शुरू करना है। मैं एक छोटी कहानी सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आशीष सूद आए हैं, बाकी नेता हैं, इनको बोलना होगा बोलेंगे। हमने अपने पार्टी के बड़े नेता सिकंदर वक्त का नाम सुना, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, अब तो नहीं है दुनिया में, और वो जनता पार्टी के समय इमरजेंसी के बाद पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस के नेता थे, चांदनी चौक में रहते थे, और उस समय अपनी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बल्कि अपनी पार्टी का नाम क्या था, जनसंघ था। निशान क्या था, दीपक का निशान था। उस समय चुनाव आया, जैसे अब मैं कह रहा हूं ना कि घर घर जाके वोट मांगो, यही कहा जाता था, क्योंकि ये तो अपना सिस्टम है। इस सिस्टम में चुनाव में वोट मांगने के लिए जिस गली में सिकंदर वक्त का घर था, वहां अपना एक कार्यकर्ता था रामू, और वो रामू वोट मांगने के लिए घर घर गया। जाकर के सिकंदर वक्त जहां रहते थे, कुंडी खटखटाई, माताजी बाहर निकल के आई, क्योंकि सिकंदर वक्त तो अपनी पार्टी के लिए गए हुए थे चुनाव प्रचार में घूमने में। माताजी को नमस्ते की कि माताजी मैं रामू हूं, कोने वाले घर में रहता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूं, और अभी चुनाव आ रहे हैं, आपने हमारी पार्टी को वोट देना है। हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, नेता हमारे ये हैं, बड़े पढ़े लिखे देशभक्त हैं, हमारी पार्टी का निशान दीपक है, आपने चुनाव वाले दिन दीपक पर मोहर लगा के हमको वोट देने। अब ये बात कह के चले गए, ये घर चले गई माताजी। अगले हफ्ते फिर आके कुंडी खटखटाई, माताजी फिर निकल के आई, और वही भाषण, माताजी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पार्टी के हमारे नेता अटल जी हैं, अडवाणी जी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, सुंदर सिंह भंडारी हैं, बलराज मधोक हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, देशभक्त नेता हैं, हमारी पार्टी अच्छी पार्टी है, हमारे कैंडिडेट को दीपक पर मोहर लगा के आपने जिताना है। बेटा ठीक है। तीसरे हफ्ते फिर रामू, वही रटाया भाषण, रामू, कोने वाला घर, रिक्शा, नेता के अच्छे नेता, और हमारे कैंडिडेट और दीपक का निशान, मोहर, सब भाषण सुना दिया। अब माताजी कहते हैं बेटा तुम 2 बार पहले भी आए हो, आज तीसरी बार आ गए हो। अभी रामू कहता माताजी अभी मैं 2 हफ्ते और भी आऊंगा, अभी बैठूंगा नहीं चुप करके। चौथे हफ्ते भी आ गया, 5वें हफ्ते भी आ गया, और जब छठा हफ्ता आया तो रिक्शा ले जाकर के घर के सामने खड़ा कर दिया। तो माताजी आप बुजुर्ग हैं, जरा पोलिंग बूथ तक चलना है, बैठो मेरे रिक्शा में, मैं ले चलता हूं। और ले जाते समय फिर रास्ते में समय मिल गया, फिर भाषण सुना दिया कि रामू, मेरा नाम रामू है, रिक्शा मेरा यही है जिस पर आप बैठी हैं, मेरा घर वो कोने में रास्ते में आया ही था, और मेरे ये नेता हैं, अटल जी हैं, अडवाणी जी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, सुंदर सिंह भंडारी हैं, बलराज मधोक हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, देशभक्त नेता है हमारी पार्टी, इनके ये कैंडिडेट हैं, आपने दीपक पर मोहर लगा के और हमारी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, ठीक ही कह रहे हो, मैं दीपक पर निशान लगाऊंगी। हाँ भी कर ली, और जाकर के अंदर बैलेट निकाला, खोला, और बैलेट खोल के उस पर सब निशान होते हैं, कांग्रेस के भी निशान थे। तो कांग्रेस का निशान उस समय होता था 2 बैलों की जोड़ी। 2 बैलों की जोड़ी में हम भी छोटे होते थे, गीत बोला करते थे, 2 बैलों की जोड़ी बिछुड़ गयो रे, दीपक लेके ढूंढो किधर गयो रे, बोलते थे वो गीत। तो इस नाते से माताजी ने आओ देखा नहीं, ताओ देखा नहीं, बैलेट के ऊपर दीपक का निशान देखे, उठाई मोहर लगा के टप, और बैलेट बंद करके बक्से में डाल दिया, बाहर आ गई। दीपक, रामू, जो तुमने कहा था मैं वही करके आई। रामू ने कहा बहुत बढ़िया माताजी, अब हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, आपको मैं घर छोड़ देता हूं। घर छोड़ दिया। शाम के समय और सिकंदर वक्त घर आते हैं। सिकंदर वक्त कहते हैं माताजी को, माताजी आज मैं थक गया, जल्दी मुझे
गर्म पानी दो और मैं हाथ मुंह धो के गर्मा गर्म खाना खा के सो जाऊंगा, जल्दी सोऊंगा। उन्हें माता जी ने पूछा तू काहे में थक गया है? माँ मैं अपना एक कैंडिडेट के लिए वोट मांगे हैं, मैं बूथ पर बैठा रहा हूं और दिन भर काम किया है। तो माता जी कहती हैं देख सिकंदर, तेरा कांग्रेस का कैंडिडेट तो जीतता नहीं। कहले क्यों मां तू कैसे कर रही है? इसलिए कह रही हूं कि आज तेरी मां ने भी दीपक के निशान पर मोहर लगा के और मैं आज वोट दे के आई हूं जनसंघ को। मां तूने ये क्यों किया? मैं तेरा बेटा, कांग्रेस का नेता, और तूने ये क्यों किया? कि बेटे वो रामू है ना, रामू मेरे पास 1.5 महीने में 6 बार आया है, तूने एक बार भी मेरे से वोट मांगा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट मांगना तो शुरू करो, लेकिन सबसे पहले कहां से? अपने घर में जो पुरुष बैठे हैं, विवाहित पुरुष अपनी पत्नियों से, जो नौजवान बैठे हैं वो घर में और मेंबर, माताजी, पिताजी, भाई बहन जिनके वोट है उन सब से, जो महिलाएं बैठे हैं वो अपनी पति से, सास से, सासू से, बच्चों से जिनके वोट है सबसे एक एक से वोट पक्का कराओ। और फिर अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र दोस्त, साथ काम करने वाले दुकानदार, फैक्ट्रियों में वर्कर, या हम जहां कहीं नौकरी करते हैं, हमारे कोई मालिक हो सकते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ो। ये राष्ट्रीय दायित्व है, नेशनल ड्यूटी है। और सवेरे सवेरे 7 बजे लंबी लंबी लाइनें लगा दो। इतनी लंबी लाइनें लगाओ कि उस दिन वोट डाल के कोई भी मोहल्ले में जाए और मोहल्ले में जो वोट डालने नहीं आया, क्योंकि 10% वोटर ऐसे भी होते हैं जो इंतजार करते हैं कौन जीत रहा है उसको वोट देंगे। उनका भी एक सिद्धांत होता है, अपने वोट को खराब नहीं करते, जीतने वालों को जिताएंगे, हारने वाले को, ये उनका सिद्धांत होता है। तो हमको एक वातावरण भी बनाना पड़ेगा चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले, कि जीतने वाली पार्टी कौन? बीजेपी। वो तभी बनेगा जब वातावरण खड़ा कर दो। इस बार तो आशीष सूद जीतेंगे, इस बार और किसी की बारी नहीं है। ये वातावरण जब बना दोगे तो फिर आपके ये जो 5-10% वोट, अनडिसाइडेड वोट है, इनकी पार्टी का नाम होता है जीत पार्टी। जो जीतने वाली है वही उनकी पार्टी है, तो इसलिए उनके वोट भी हमको लेने हैं। और उत्साह तो आज इतना है, अभी जैसे मोदी जी के कामों के बारे में बता रहा था, हमारे आशीष सूद ने इलाके में काम किए हैं, कौन किए हैं, अब उनकी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता आपकी, गली की, नाली की, सड़क की, बिजली की, ये सब बातें इन्होंने करवाई होंगी, की होंगी, क्योंकि हमारे तो पार्टी के नाते साथी, हमको पता है पार्टी में बहुत काम करते हैं, तो गली मोहल्ले में भी काम किए मोदी जी ने। जितने काम मैंने गिनाया उसके अलावा एक विषय और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, वो था राम जन्मभूमि का। और राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ट्रस्ट बनाया जल्दी केंद्र सरकार, ताकि वो काम शुरू कर सके। आज मोदी जी ने पार्लियामेंट में ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी है। जय मोदी, और ये जो नागरिकता संशोधन कानून, जिसका विरोध करने के लिए इन्होंने शाहीन बाग का जो ड्रामा रचा है, तमाशा किया है, ये सारा भी आम आदमी पार्टी के विरोध में जा रहा है। क्योंकि वहां जाकर के ड्रामा करने वाला, जो फायरिंग करने वाला नौजवान है, वो तो आपको पता ही लग गया होगा, वो फायरिंग नौजवान वो आम आदमी पार्टी का मिला है, वो आम आदमी पार्टी का नौजवान है। तो इसका मतलब जानबूझ के धरना भी लगवाया और वहां जाकर के उसकी फायरिंग करने का ड्रामा भी रचा। तो ऐसे षड्यंत्रकारी, ये आदमी से सावधान सबको रहना है। तो इस सावधानी को रखने के लिए, और ये सिटीजन का जो हमारा संशोधन कानून है, सीएए, इसकी जरूरत भी क्यों पड़ी, मैं एक विषय मुझे ध्यान में आ गया अचानक, इसलिए बता रहा हूं। 4 महीने 5 महीने पहले ननकाना साहब पाकिस्तान में जो कुछ घटनाक्रम हुई, याद है ना, पता है ना, कि ननकाना साहब गुरुद्वारे के जो ग्रंथी, उनकी बेटी को जबरदस्ती निकाल करके मुसलमान युवक के साथ निकाह करा दिया। जब वहां हमारे सिख बंधु इकट्ठे हुए, रोष प्रकट किया और डिमांड की कि दोषी को दंडित किया जाए,
उस समय पाकिस्तान के लोग और गुरुद्वारे के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और मांग करते हैं कि गुरुद्वारे को यहां से हटा करके खत्म करके और मस्जिद बनाई जाए, इसका नाम बदल दिया जाए। ये शर्मनाक घटना है। यहां के लोगों को अगर प्रदर्शन भी करना है तो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के विरोध में करें कि जैसे माइनॉरिटीज को यहां सुविधाएं मिलती हैं, कानून की रक्षा मिलती है, इसी प्रकार से उन देशों में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, उन सबको वैसी ही सुरक्षाएं वहां प्रदान करनी चाहिए। अगर इनको धरना देना तो उन देशों के खिलाफ दे, उन देशों से मांग करें। अपने देश में इस प्रकार का तमाशा। तो मित्रों, ये बातें बहुत दूर तक जाने वाली हैं, लेकिन इन सब बातों को जो एक समझदार इस प्रकार का वोटर है वो सब समझता है। उनको सबको इकट्ठा करके, और 8 तारीख के दिन इस बटन में एक इतनी ताकत है कि उस बटन के अंदर हम देश भी सुरक्षित करेंगे, प्रदेश भी सुरक्षित करेंगे, जनता के भी भला करेंगे। इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निभाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।